हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1, जिसका चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे और जिसका नाम है इस जल प्रलय में। और इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये जो चैप्टर है इस जल प्रलय में, इसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसको एक रिपोर्ट के तौर पर लिखा है। जैसे कि किसी भी चीज पर बहुत सारी बातें एकत्रित करके एक रिपोर्ट उसकी बनाई जाती है, तो ये चैप्टर बिल्कुल उसी तरह लिखा गया है। और ये जो आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका है, इसमें आपको जो भी ज्यादातर चैप्टर्स जो हैं ये आपको कहानी के रूप में, लेख के रूप में यहाँ पर लिखे गए हैं। केवल 5 चैप्टर आपकी इस पाठ्य पुस्तिका में हैं। तो जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है, इसमें क्या होता है कि जो आपके चैप्टर्स आते हैं, इसमें आपकी कविताएं आती हैं, कहानियां आती हैं। तो इसमें से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बाकी के जो प्रश्न आते हैं, जैसे कविताओं से रिलेटेड या फिर चैप्टर पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। और आपकी जो कृतिका पाठ्य पुस्तिका है, इसमें से जो आपकी एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो आपके हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। तो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, जब समझेंगे तभी आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में। तो इस पाठ में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो हमारे जो बहुत से राज्य ऐसे हैं हमारे जहां पर बाढ़ की जो त्रासदी है यहाँ पर साल में जरूर आ जाती है, तो किस तरह का माहौल, किस तरह का वातावरण यहाँ पर रहता है, वो सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे, इस जो यहाँ पर जानकारी हमें दी गई है उसको हम समझेंगे। उसी के आधार पर इस पाठ से जुड़े हुए आगे प्रश्नों उत्तरों को भी हम करेंगे। तो पाठ को पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कृतिका जो आपकी ये पाठ्य पुस्तिका है, इसमें से एग्जाम में आपके जो भी प्रश्न आते हैं वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। तो जब तक आपको चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी, चैप्टर का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। गांव जो है वो ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब, दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब, दक्षिण की जो कोसी नदी है, पनार नदी है, महानंदा है और गंगा, इन सभी में आई हुई जो बाढ़ है उससे पीड़ित होकर जो प्राणी समूह में आकर यहाँ पर शरण लेते हैं, पनाह लेते हैं। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप ट्रेन की खिड़की से सावन भादो में विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखेंगे तो आप लोगों को बाढ़ की विभीषिका की, आखिर बाढ़ कितनी बड़ी होगी, कितनी भीषण होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों में मैं तैरना नहीं जानता। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह, लेखक बताते हैं कि अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक
कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। लेखक बताते हैं कि मैं थोड़ा पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के बाकी लोगों की तरह तैरना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन पिछले 10 वर्षों से, क्योंकि वो बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता एवं रिलीफ वर्कर की हैसियत से जो बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस बात को वो बताते हैं कि मैं, भले ही मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मैं इन सब के लिए काम करता आ रहा हूं पिछले 10 वर्षों से। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। तो यहाँ पर बताते हैं कि मैं, अगर मैं अपनी कला की बात करूं तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे तैराकी नहीं आती है, लेकिन मैं पिछले 10 वर्षों से बॉय स्काउट में काम कर रहा हूँ, स्वयं सेवक संघ में काम कर रहा हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, रिलीफ वर्कर की हैसियत से मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और रही लिखने की बात, तो हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर आज यानी धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के रूप में प्रस्तुत में कर चुका हूं। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। तो कुछ किताबों के यहाँ पर उन्होंने नाम दिए हैं, जैसे डायन कोसी, जय गंगा, हड्डियों का पुल। ये जो इनके छुटपुट रिपोर्टाज हैं, रिपोर्टाज यानी कि रिपोर्ट्स जो हैं इनकी छोटी छोटी, और उपन्यास जो हैं, इनमें कई बार बाढ़ की जो विनाश लीलाएं हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं, भले ही मैं तैरना नहीं जानता हूं, लेकिन ये सारी चीजें मैंने अनुभव की है, मैं ये सारी चीजें देखता हूं, मैंने ये सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं मैंने विनाश लीलाओं के अनेक चित्र मैंने अपनी इन उपन्यासों में अंकित किए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेखक एक बात और कहते हैं कि ये सारी चीजें मेरे को पता है, मैंने इन पर लिखा भी है, लेकिन गांव में रहते हुए भी कभी बाढ़ से घिरने या बाढ़ में बहने या बाढ़ में फंसने या उसको भोगने का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पटना शहर जब सन 1967 में 18 घंटे की अविराम यानी कि बिना रुके हुए वृष्टि यानी कि वर्षा के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था, अर्थात मैंने बाढ़ को भोगा है, अर्थात मैंने भी बाढ़ को भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। और कहते हैं कि मैंने भी बाढ़ को भोगा है, लेकिन शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। लेखक कहते हैं कि जब राजेंद्र नगर में जब पानी घुसा, तो उसके बाद फिर हमने भी
तैयारी कर ली, क्योंकि वो पानी लगभग छाती भर हो गया था, छाती तक वो पानी लगभग आ चुका था। तो इसीलिए हमने भी फिर बहुत सारी तैयारियां कर ली, जैसे ईंधन का सामान, यानी कि जो घर में स्टोव वगैरह जलाने का जो सामान होता है, आलू, मोमबत्ती यानी कि लाइट अगर चली जाए, दिया सलाई यानी कि माचिस, पानी, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर हम प्रतीक्षा करने लगे। किस चीज की प्रतीक्षा? यानी कि बाढ़ के पानी की के चढ़ने की प्रतीक्षा की, क्योंकि राजेंद्र नगर में आ चुका है तो इधर भी आने की संभावना है, तो इसीलिए उन्होंने सारी तैयारियां कर ली। सुबह सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है, और सुबह सुबह उन्हें सूचना मिली कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी प्लावित हो चुका है, यानी कि डूब चुका है। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे। तो सूचना बंगला में मिली थी, तो यहाँ पर जो गोलघर है वो भी घिर गया था। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ विख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनगढ़त, गधमय स्वर्गोक्त से बोर नहीं होते। धन्य है मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहां तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया श्री कृष्णपुरी, पाटिल पुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है, विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। तो ये सारी बातें वहां पर चल रही थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि जब पानी इतनी ज्यादा मात्रा में फैल गया था पूरे इलाके में, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। क्योंकि लेखक कहते हैं कि पहले भी उन्होंने काफी जगह पर बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया है, बाढ़ पीड़ितों की सेवा की है और उनकी मदद की है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वो बाढ़ के पानी को उन्होंने भोगा हो, बाढ़ को उन्होंने महसूस किया हो। तो ये फर्स्ट टाइम था, तो इसीलिए उन्हें भी बहुत सारी चीजों का यहाँ पर अंदाजा नहीं था, और बहुत सारी चीजों के लिए वो भी एक्साइटेड थे, बहुत ही उत्साहित थे कि कहाँ तक ये पानी आ रहा है और क्या क्या इससे हो रहा है, क्या क्या चीजें परेशान करने वाली यहाँ पर होने वाली हैं। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी सी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे तो कॉफी हाउस को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सड़क के एक किनारे एक मोटी सी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग जो था वो उलझा हुआ पानी तेजी से सरकता हुआ आ रहा था। और मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। एक यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, मृत्यु का तरल दूत। तो ये भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत
क्यों कहा गया है। जैसे कि अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बाढ़ से क्या क्या चीजें डूब चुकी हैं, क्या क्या चीजें प्रभावित हो रही हैं, तो उससे आपने आप थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में जान गए होंगे। और आप क्लास 9th में हैं। क्लास 9th में आते आते हम अपने आसपास की चीजों को भी जानने लगते हैं, काफी चीजें हमें सुनाई देती हैं, समझ में आती है। तो आपने अपने आसपास की चीजों के बारे में भी सुना होगा कि अचानक जब बाढ़ आ जाती है तो उससे कितना नुकसान होता है, क्या क्या परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो क्यों पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया होगा। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूं। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे शब्दों में कहा, स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, जो कि सिनेमा शो उसके बंद हो चुके थे, के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धार पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शैन शैने यानी कि धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, ईह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो वहां पर कोई जगह होगी कि जो दानापुर है, तो वहां पर एक व्यक्ति था जो इस तरह से जोर जोर से आवाज लगाकर कह रहा था कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने नहीं गए, और अब बताओ। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यह वही आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है, उसके व्यक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तम विहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। आप यहाँ पर उन्होंने कहा, लेखक ने अपने आचार्य कवि जो मित्र हैं उनके, कि आप पहचान लीजिए यह वही आम आदमी है जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में रहती है, कि जिसके वक्तव्य में दानापुर के बदले अगर उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ दें तो बात बिल्कुल वही है। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पानी की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। तो ये आवाज थी आकाशवाणी के पटना केंद्र से, जहां पर स्थानीय समाचार, क्योंकि शाम के 7 बज चुके थे, 7:30 बज चुके थे, और वहां के स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे, और वहां पर जो स्टूडियो में से आवाज आ रही थी कि पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था।
कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो उठे, यानी कि हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। क्या था? लेखक कहते हैं कि उन्होंने सारी बातें तो सुनी, एक बार के लिए वो बहुत ज्यादा डरे भी थे, लेकिन तुरंत ही वो सहज हो गए, तुरंत ही वो नॉर्मल हो गए, क्योंकि उनके चारों ओर कहीं भी कोई जो व्यक्ति है वो परेशान नजर नहीं आ रहा था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे कोई दिक्कत हो इस बात से। पानी देखकर लौटते हुए जो लोग थे वो आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। पानी देखने के लिए जो लोग गए हुए थे वो हंस बोल रहे थे आराम से अपने नॉर्मल दिनों की तरह, और बल्कि आज तो वो थोड़ा और ज्यादा ही उत्साहित थे, थोड़ा और ज्यादा ही खुश थे। हाँ, दुकानों में थोड़ा सा हड़बड़ी थी, नीचे के सामान को ऊपर किया जा रहा था। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद और बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। पान वालों की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो लोग थे, जो लोग पैदल चल रहे थे, जो लोग रिक्शे पे चल रहे थे, वो ये सारी चीजें देखने के लिए, यानी कि बाढ़ का पानी देखने के लिए जा रहे थे, तो वो लोग थोड़ा सा खुश हो गए थे, थोड़ा सा प्रसन्न थे, तो इसीलिए पान की बिक्री जो है वो थोड़ा सा बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। जो आने वाला संकट था उससे कोई भी प्राणी आतंकित इस समय नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी भी देर ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण उठाकर हम पर ठहाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी, एक बार डूब ही जाए, धनुष कोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बालमा। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लोग हंसी मजाक में कर रहे थे, लोग आगे बढ़ रहे थे, हंसते मुस्कुराते पान खाते, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये ऐसा एक बार तो जरूर पटना को डूबना चाहिए, जरूर एक बार यहाँ पर पानी आना चाहिए। चलो, कोई कह रहा था कि गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते हैं, कोई कह रहा था बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर बैठ जाते हैं, और कोई कह रहा था कि यही बहुत अच्छा मौका है कि इनकम टैक्स वालों को इसी एन मौके पर, इसी टाइम पर काले कारोबारियों के घर में छापा मारना चाहिए, यानी कि उन्हें इसी टाइम पे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लोग अपने पैसे संभाल रहे होंगे इस टाइम पे, उन्हें अपना डर होगा कि पैसे डूब रहे हैं, तो इन पैसों को संभालने के लिए वो लोग इस टाइम पे उनमें बहुत सारी हबड़ तबड़ मची होगी, तो इस टाइम पे जरूर इनकम टैक्स वालों को वहां जाना चाहिए और उन लोगों पर छापेमारी करनी चाहिए। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। जो राजेंद्र नगर था, क्योंकि अभी भी राजेंद्र नगर में पानी पूर्ण रूप से नहीं प्रवेश किया था पानी ने, तो वहां की जो मैगजीन कॉर्नर था जो वहां की आखिरी सीढ़ी पर अभी भी पूर्ववत, यानी कि पहले की तरह
पत्र पत्रिकाएं बिछी हुई थी। आपने देखा होगा जो भी बुक स्टॉल होते हैं वहां पर बाहर की तरफ पत्र पत्रिकाएं बिछा कर रखते हैं। और एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं क्या? फिर लेखक ने सोचा कि एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं क्या? एक ही क्या 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 ले लूं? हैंडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब? मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देख दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। लेखक कहते हैं क्योंकि अभी पता है कि बाढ़ आने वाली है और लगभग एक हफ्ते तक ऐसा माहौल होने वाला है कि घर से ना निकला जाए। तो लेखक कहते हैं मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी कि मैं एक सप्ताह की जो खुराक है, यानी कि एक सप्ताह के लिए पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें एक साथ ही ले लूं क्या? हैडली चेंज या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली जो सारी किताबें हैं वो एक साथ ले लूं, या योग सिखाने वाली जो कोई सचित्र किताब है, यानी कि चित्र के साथ जो प्रस्तुत होने वाली किताब है उसे मैं ले लूं। तो इस तरह लेखक कहते हैं कि मुझे किताबों को उलटते पलटते देखकर जो दुकान का नौजवान था, जो दुकान का मालिक था, वो पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा और किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। उसने लेखक पर ध्यान दिया और फिर वो किताबों को छोड़कर कई जो हिंदी की, बंगला की और अंग्रेजी की सिने पत्रिकाएं, यानी कि सिनेमा से जुड़ी हुई पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं हम कल कितने पानी में रहेंगे। लेखक कहते हैं फिर मैंने अपने मित्र से विदा लेते हुए कहा कि पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज्यादा पानी में रहे मित्र की सुध लेगा। तो यही होता है कि उन्होंने कहा कि कल पता नहीं, कल जो टाइम आएगा कल हम कितने पानी में होंगे, तो जो कम पानी में होगा वही ज्यादा पानी वाले की सुध लेगा, यानी कि उसकी हेल्प करेगा। फ्लैट में पहुंचते ही जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। जैसे ही लेखक अपने फ्लैट में पहुंचे, अपने मकान में पहुंचे, तो वहां पर जनसंपर्क की जो गाड़ी थी वो भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी कि हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों ओर बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती है। तो लेखक कहते हैं जो हमारा गोलंबर है वहां पे कोई भी जो आवाज होती है वो बड़े ब्लॉक की जो इमारतें हैं उनसे टकराती है और फिर वो 4 बार प्रतिध्वनि करती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहां पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शे वाला है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है, सुन मेरे बंधु ए रैन, सुन मेरे मितवा वाह। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अंततः आप लोग सावधान हो जाएं, प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। तो इस तरह से जो एक जनसंपर्क की जो गाड़ी थी वो भी वहां पर आ गई, लोगों को सावधान करती हुई, और उसकी प्रतिध्वनि वहां पर लगातार गूंज रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी।
तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें हमें बाढ़ से जो ग्रस्त इलाके हैं, कुछ हमारे पश्चिमी हो चाहे पूर्व से चाहे दक्षिण से जुड़े हुए जो कुछ इलाके हो, तो किस तरह का एक माहौल रहता है जब बाढ़ का समय होता है, यानी कि बाढ़ जब आती है, तो वही लेखक ने अपनी इस रिपोर्ट में हमें बताने का प्रयास किया है कि किस तरह का माहौल उनके इलाके में था जब उनके इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा था। तो और भी बहुत अच्छी बातें इस पाठ में लेखक द्वारा बताई गई हैं कि किस तरह हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और क्या क्या जरूरी चीजें, क्या क्या जरूरी बातें हमें पता होनी चाहिए कभी इस तरह की चीज का अगर हमें सामना करना पड़ता है, जो कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सावधानी जरूर बरत सकते हैं और इससे बचने के प्रयास भी हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें आगे भी हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन आज का जो समय है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।